वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वैकेंसी अपडेट में। आज की वीडियो रेलवे की तरफ से डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चों के लिए जूनियर इंजीनियर की बम्पर वैकेंसी 7,951 पोस्ट पर वैकेंसी निकाल दी गई है और काफ़ी खुशी डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बीएससी कई बच्चों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और लेवल 6 का ये ग्रेड पे का जॉब है। जूनियर इंजीनियर काफ़ी अच्छा पोस्ट है। तो वे सभी विद्यार्थी जो आईटीआई से जुड़े हुए हैं, आईटी अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं और डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी यह एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और उससे भी बड़ी बात, रेलवे ने कोविड की वजह से उन सभी को मौका दिया है जिनका एज भी अगर खत्म होने वाला था, तो टोटल 36 साल तक वो बच्चे यहाँ कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, एज लिमिट क्या है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट ये कब तक का वैलिड है। देखो, फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब डीवी होता है तो कई बच्चे डीवी में बाहर निकल जाते हैं। उसका रीज़न यही रहता है कि स्टार्टिंग में जब हम फॉर्म भरते हैं तब हमारा जो सर्टिफिकेट्स होता है वो हम जिस डेट का होना चाहिए उस डेट का नहीं बनवाते हैं, बाद में फिर दिक्कत आती है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आरआरबी जूनियर इंजीनियर वाले कैंडिडेट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है 03/2024। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों, ठीक है। कौन कौन सी पोस्टें हैं? जूनियर इंजीनियर, डिपोट, मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर, मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर। वैसे तो जूनियर इंजीनियर की मेन पोस्ट हैं, लेकिन कुछ पोस्टें जो हैं लेवल 7 ग्रेड पे की भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम इसका फॉर्म भरने की जो डेट है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो स्टार्ट होगी 30 जुलाई 2024 से और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो रहने वाला है 29 अगस्त 2024। 29 अगस्त 2024। देखो, ये जो डेट है 29 अगस्त 2024 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इस डेट तक जिन बच्चों ने अपना डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर लिया है वही बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अपीयरिंग के अंदर हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। 29 अगस्त जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तब तक आपका डिप्लोमा या डिग्री का रिजल्ट आ गया है तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना है। और फिर अगर कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन का डेट दिया हुआ है 30 अगस्त से 8 सितंबर 2024, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट जो है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च, ठीक है। लेवल 7 का जॉब है, 44,900 ग्रेड पे रहने वाला है, काफी अच्छा पोस्ट है। ऑलमोस्ट आपकी जो सैलरी है ये अबव 70,000 रहने वाली है। इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, 70 to 80 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है आपकी। और ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ आरआरबी गोरखपुर के अंदर है। सिर्फ ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ आरआरबी गोरखपुर के अंदर है। फर्स्ट पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ गोरखपुर का जो बोर्ड है आरआरबी उसी के अंदर ये वैकेंसी है, ठीक है। और मात्र टोटल 17 वैकेंसी है सिर्फ, काफी अच्छी पोस्ट है ये भी। सेकंड है जूनियर इंजीनियर डिपोट, मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, लेवल 6, 35,400 ग्रेड पे आपको रहने वाला है। एज लिमिट जो है 18 से 36 साल। देखो, ये जो है जनरल कैटेगरी की एज लिमिट रखी गई है। वैसे जो है हमेशा 33 एज लिमिट होती है। जनरल कैटेगरी कितनी होती है? 33। लेकिन इस बार कोविड की वजह से हर एक कैटेगरी के अंदर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
तो 36 साल जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और वो एज कब से काउंट की जाएगी वो भी इम्पोर्टेंट है, 1/1/2025। यानी 1/1/2025 तक अगर जनरल कैंडिडेट 36 साल की उम्र रखते हैं तो वो बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक और डेट में बता देता हूं आपको। 36 साल मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1989, इससे पहले आपका बर्थ नहीं हुआ। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं। और जो ओबीसी और SC/ST वाले कैटेगरीज हैं वो अपना 3 साल और 5 साल का जो रिलैक्सेशन देता है वो उसमें आप माइनस कर सकते हो। वो डेट आगे मैं बताऊंगा। जनरल कैटेगरी में बता रहा हूं मैं 2 जनवरी 1989 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इस डेट के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। SC और ST और OBC वाले इसी में अपना जो एज रिडक्शन देते हैं उसको देख सकते हैं, उसका भी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। 36 एज लिमिट है। 1/1/2025 तक अगर आपकी डेट एज 36 साल है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। टोटल है 7,934 पोस्टें RRB जूनियर इंजीनियर और डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की। तो 7,951 टोटल पोस्टें हैं। ठीक है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है। ओके, फिर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। क्या है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन? मैंने बताया कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, मतलब अगर इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उससे पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकंड चीज है, आपको जो आप फॉर्म भरना है वो सिर्फ एक ही RRB में आपको भरना है। ठीक है, कोई भी एक RRB जोन में आपको अप्लाई करना है। अगर आप मल्टीपल अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, एप्लीकेशन टू मोर देन 1 RRB विल लीड टू रिजेक्शन टू ऑल एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक ही पोस्ट पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। सेकंड चीज, यहाँ पे इन्होंने ग्रुप बना दिया है कि किस ग्रुप में कौन कौन सी पोस्ट की गई है और उनको कौन सा एग्जाम देना है। ठीक है, वो भी अब आगे हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पूरा बता रखा है इन्होंने, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आप देख सकते हो। एग्जाम कैसा होगा यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। स्टेज ऑफ एग्जाम है, 2 स्टेज एग्जाम होने वाला है CBT का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2 और DV फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 4 स्टेज रहने वाली सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और 13 नंबर का पॉइंट जो है वो बता रहा है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 जो होगा, स्टेज 1 के अंदर जो बच्चे क्वालिफाई होंगे 15 गुना जो है स्टेज 2 के लिए उन्हें क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। मतलब टोटल अगर 8,000 वैकेंसी है, टोटल कितनी 8,000 वैकेंसी, तो 1,20,000 के करीब बच्चों को क्या किया जाएगा, सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और फर्स्ट स्टेज जो है वो क्वालिफाई नेचर का होगा। सेकंड स्टेज के नंबर के बेस पे ही आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। ठीक है, सिलेबस क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। स्टेज 1 जो है वो नॉन टेक्निकल है, स्टेज 2 जो है वो टेक्निकल है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोनों एग्जाम के अंदर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अप्लाई कैसे करना है वो सारा आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि मेडिकल फिटनेस का यहाँ पे बता दिया है। अप्लाई करने से पहले जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर देख ले कि आप जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद वापस इन्होंने बता दिया कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जोन के अंदर। एज लिमिट इन्होंने बता दी है 18 से 33 साल। ठीक है, पहले होती थी लेकिन अभी क्या 18 से 36 है, क्योंकि कोविड के कारण सभी को क्या दिया गया है, 3 साल का एज रिडक्शन दिया गया है। और यहाँ पे इन्होंने ये जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अपर एज लिमिट नॉट बिफोर, मतलब जनरल और EWS के लिए क्या है, 2 जनवरी 1989 से पहले उनका जन्म नहीं हुआ वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं आप। ऐसे ही OBC के लिए वापस 3 साल की छूट दी गई है, तो 2 जनवरी 1986, इससे पहले आपका जन्म नहीं हुआ, उसके बाद ही जन्म हुआ हो
तो आप फॉर्म भर सकते हो। SC/ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है जो 2 जनवरी 1984। ठीक है, तो ये फॉर्म भरने के लिए डेट दे दी गई है सारी कैटेगरी के लिए। और लोअर लिमिट फॉर डेट ऑफ बर्थ नॉट आफ्टर, मतलब 1/1/2007 के बाद भी अगर आपका जन्म हो तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो मिनिमम एज जो है 18 से 36 रखी गई है इसमें। ठीक है, तो कई बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा कम एज में कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दे दिया है 1/1/2007 के बाद ही आपका जन्म हुआ है। इसके बाद अगर जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, 1/1/2007 से पहले पहले हुआ हो। ठीक है, ये उन कैंडिडेट के लिए जो काफी कम एज के लिए अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बता दिया इन्होंने। और एज रिलैक्सेशन जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए कैसे दिया जाता है वो भी यहाँ पे पूरी टेबल दे दी गई है। एग्जामिनेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए है जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। ये रिफंडेबल रहेगी, जब आप एग्जाम दे दोगे तो 400 रुपए आपके अकाउंट में क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते समय अकाउंट डिटेल अपना ही डालना, अपना किसी फैमिली मेंबर का या किसी दोस्त का मत डालना। आप जिस आपका जो अकाउंट है उसी का डिटेल डालना, उसी के अंदर आपका 400 रुपए क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अगर आप एग्जाम दोगे तो, नहीं दोगे तो नहीं होगा। सेकंड, SC/ST और माइनॉरिटीज और उनके लिए 250 रुपए हैं। फीमेल इनके सबके लिए क्या है, 250 रुपए फीस है। ठीक है, और वो पूरी रिफंड हो जाएगी। कब होगी, जब स्टेज 1 का आप एग्जाम ले दोगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और भी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अब मेन चीजों की बात कर लेते हैं कि अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो हम देखते हैं। अच्छा, EWS सर्टिफिकेट की हम बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है EWS रिजर्वेशन। EWS रिजर्वेशन जो है उसका पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया है कि फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, और ये सारी चीजें जो यहाँ पे दी हुई ये जो है सारी चीजें नहीं हो। सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे, और लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उससे पहले पहले आपका बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन करा है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है, कौन कौन सा EWS सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा वो भी यहाँ पे दे दिया है। तो EWS वाले कैटेगरी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें अप्लाई करने से पहले, अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको इशू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया है इनकम एसेस सर्टिफिकेट ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट जो है उससे पहले पहले आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और लेटेस्ट 2023 से 24 जो आपका फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, ये हर एक साल के लिए EWS सर्टिफिकेट बनाया जाता है। सेंटर का EWS सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, लेटेस्ट ही आपको बनवाना है, उसी की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो EWS जिसका नहीं बना हुआ है वो बनवा ले सेंट्रल का। ओके, ऐसे ही OBC सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो OBC सर्टिफिकेट के अंदर भी जो वैसे 3 साल का होता है, लेकिन सेंट्रल का आपको OBC सर्टिफिकेट बनवाना है जो सेंट्रल के अंदर वैलिड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 4 स्टेज होंगी टोटल, CBT1, CBT2, DV और मेडिकल। CBT1 जो होता है वो क्वालिफाई नेचर का होगा। जिस जोन में आपने अप्लाई किया है उस जोन की सीटों को ध्यान में रखते हुए 15 गुना बच्चों को फाइनल CBT2 के लिए कॉल किया जाएगा। CBT2 के बाद CBT2 के जो एग्जाम्स होगा उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। तो CBT2 इंपॉर्टेंट है, CBT1 आप क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो CBT1 का जो है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ये नॉन टेक्निकल रहेगा और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और क्या क्या आने वाला है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स लेने वाले हैं 90 मिनट के अंदर। तो ये CBT1 का सिलेबस है। CBT2 जो है उसके अंदर टोटल 120 मिनट आपको दिए जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 150। ये टेक्निकल है, क्या है ये टेक्निकल है। इसमें 100 मार्क्स जो है 100 मार्क्स जो है आपका टेक्निकल जो आपका ट्रेड है उससे आएगा। रिमेनिंग जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर, बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर, इन्वायरमेंट जो है 10 नंबर। तो टोटल 150 मार्क्स का ये 120 मिनट के अंदर पेपर रहने वाला है और इसी से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब इतने नंबर तो आपको लाने ही हैं तभी आप जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। कितने परसेंटेज दिया है, अनरिजर्व्ड के लिए 40% है, EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है, ST के लिए 25%। इतने मिनिमम मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो दे दिया है।
सेकंड चीज, वर्चुअल कंप्यूटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा सेकंड स्टेज सीबीटी में, सिर्फ सेकंड स्टेज सीबीटी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मैपिंग टेबल की। हम बात कर लेते हैं किस किस ट्रेड के अंदर कौन कौन सा एग्जाम का कराया जाएगा। जैसे मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का एक ग्रुप बना दिया इन्होंने, इसमें कौन कौन सी ट्रेड आने वाली देख सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ अबव डिसिप्लिन। मतलब ये सारी जो मैकेनिकल की ट्रेड्स हैं उन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया है, मैकेनिकल एंड एलाइड ट्रेड्स। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है इसी तरीके से करवाया जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में दो ट्रेडें रखी गई हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम। तो अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख ले कि आपकी जो डिप्लोमा की ट्रेड है वो किस ग्रुप में आ रही है, वही ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम में वही आने वाला, काफी इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में देख सकते हो आप इतनी सारी ट्रेडें यहाँ आ रही हैं। देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सा ग्रुप में ब्रांच रखी गई है, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, या बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग, बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर ड्यूरेशन, ये भी रखा गया है इसी के अंदर। ठीक है, तो जो बच्चे बीएससी कर रखे हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, वो भी अपना ग्रुप यही सिलेक्ट करें, उनको एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ठीक है, सीएमए के अंदर बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वालों को रखा गया है, और केमिकल एंड मेटलर्जिकल के अंदर इसमें डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड्स एंड कोरोजन, पॉलीमर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन रही किस केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के अंदर। ठीक है, डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब बीटेक बीई इन मेटलर्जिकल। ठीक है, तो ये उनका ग्रुप रहेगा। तो आपको अपना ट्रेड देखना है, उसके हिसाब से अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे फिर बता दिया, शॉर्ट लिस्टिंग बता दी है सेकंड स्टेज के लिए, डीवी के लिए बता दिया है मैंने। तो फर्स्ट स्टेज में जो मार्क्स होंगे उसके 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए। नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा ये पूरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, वो तो आप देख ही सकते हो। लिस्ट ऑफ आरआरबीज देख लेते हैं, उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद किस जोन में कितनी वैकेंसीज है जिसका आप वेट कर रहे हो वो देखने वाले हैं हम। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन जो हम देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन है 41 पेज पे। डिटेल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां से आपको देखना है। ये है क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, केमिकल सुपरवाइजर या रिसर्च जो लेवल 7 की जो पोस्ट है सिर्फ आरआरबी गोरखपुर के अंदर है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं इन केमिकल। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च, लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें भी डिग्री मानी, बीटेक माना गया है, बीई मांगा गया है किसमें, मेट्रोलॉजिकल के अंदर। ओके, तो ये दोनों पोस्टें थी जो सिर्फ लेवल 7 की थी। बाकी सब जूनियर इंजीनियर की पोस्टें स्टार्ट हो जाती हैं, जहां पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है। अब देखो इसके अंदर यहां से 3 नंबर से लेकर 8 नंबर तक आप देख सकते हो। 3 नंबर से 8 नंबर ये सारा एक ही ग्रुप है। किसमें रखा गया है, इलेक्ट्रिकल के अंदर। 3 से 8 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या जनरल सर्विसेज, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ईएमयू एनटीआरएस, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टीआरडी, जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। ठीक है, इन सभी के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिकल की पोस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल वाला बच्चे भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चे भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। और ये डिप्लोमा की बात हुई। और डिग्री की अगर हम बात करें, बीटेक की बात करें, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वालिफिकेशन हुई इलेक्ट्रिकल जेई की। ऐसे अगर हम सिविल की बात करें,
सिविल के अंदर सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, लगभग 3000 के आसपास सिविल में सबसे ज्यादा पोस्टें हैं जूनियर इंजीनियर, ठीक है। मैकेनिकल वालों के लिए भी बम्पर वैकेंसी है इस बार। तो जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल डिजाइन, जूनियर इंजीनियर वर्क्स, जूनियर इंजीनियर सिविल वर्क्स, जूनियर इंजीनियर डिजाइन या सिविल वर्क्स, और जूनियर इंजीनियर सिविल या वर्कशॉप, ठीक है। 9 से लेकर 14 तक जो है सिविल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, या बीएससी हो सिविल इंजीनियरिंग में, या बीटेक हो सिविल इंजीनियर में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वाले बच्चे जो है, जैसे मैकेनिकल या प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, ये वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो इन्हीं ब्रांच के अंदर, ठीक है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। सीरियल नंबर 16 की अगर हम बात करें, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये मैकेनिकल कोर मैकेनिकल की बात आ रही है, ठीक है। इसमें भी ऐसा नहीं है सिर्फ मैकेनिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 16 से लेकर सीरियल नंबर 22 तक कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, मैकाट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, टूल एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इन सब स्ट्रीम से अगर आपने डिप्लोमा किया आप फॉर्म भर सकते हो, या आपने बीटेक किया इन्हीं सब स्ट्रीम से तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी बीएससी वाले बच्चे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 45% आपका होना चाहिए। सीरियल नंबर 23 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके हम बात करते हैं सीरियल नंबर 24 की और सीरियल नंबर 25 की। सीरियल नंबर 24 और 25 में 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो अप्लाई कर सकते हो, या इसी में आपका क्या हो बीटेक हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सीरियल नंबर 26 से लेकर सीरियल नंबर 31 तक, सीरियल नंबर 26 से लेकर सीरियल नंबर 31 तक क्या है? 3 ईयर डिप्लोमा है अगर आपको इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। या इसी ट्रेड के अंदर आपका बीटेक हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 32 है डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, ठीक है। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी बच्चा किसी भी ब्रांच का हो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इस जोन में कितनी वैकेंसी है। आपको अपना जोन देखना है, किस जोन में आप अप्लाई करना चाहते हो, किस जोन में ज्यादा वैकेंसी चाहिए उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। लास्ट टाइम किस जोन में कितनी कट ऑफ गई थी उसको ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना है। जोन काफी इंपॉर्टेंट है, जोन सिलेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट। कई जगह वैकेंसीज ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं, कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, या कई जगह कम होती है, कट ऑफ कम जाती है, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए अपना करेक्ट आरआरबी जोन सिलेक्ट करना है, इसमें गलती नहीं करिए। आरआरबी अहमदाबाद में अगर हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 382 है, 382 वैकेंसी है। आरआरबी अजमेर के अंदर अगर हम देखते हैं, आरआरबी अजमेर के अंदर टोटल जो वैकेंसी है 529 है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 529, काफी अच्छी वैकेंसी है और आरआरबी अजमेर का सबसे हाई कट ऑफ जाता है। बेंगलोर की अगर हम बात करते हैं, बेंगलोर के अंदर टोटल 397 है। आरआरबी भोपाल के अंदर अगर हम देखते हैं तो आरआरबी भोपाल के अंदर टोटल वैकेंसी जो है 485 है। आरआरबी भुवनेश्वर की अगर हम बात करते हैं 175 वैकेंसी है। बिलासपुर की अगर हम बात करते हैं तो 472 वैकेंसीज है। आरआरबी चंडीगढ़ की हम बात करते हैं 356 वैकेंसीज है। और आरआरबी चेन्नई की हम बात करते हैं, चेन्नई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 652, ठीक है। साउथ है, अभी हम खुद भी इधर ही साउथ में ही हैं। आरआरबी गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं, गोरखपुर में 259 वैकेंसीज है, ठीक है। गोरखपुर के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट वैकेंसी है लेवल 7 वाली वो है, ठीक है। आरआरबी गुवाहाटी, गुवाहाटी के अंदर टोटल 225 वैकेंसी है। आरआरबी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 251 वैकेंसीज है।
आरआरबी कोलकाता के अंदर 660 वैकेंसी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आरआरबी कलकत्ता और आरआरबी चेन्नई दोनों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। आरआरबी मालदा में टोटल 163 वैकेंसी है। आरआरबी मुंबई के अंदर टोटल वैकेंसी अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी मुंबई के अंदर वैकेंसी है 1377, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी मुंबई के अंदर है। आरआरबी मुजफ्फरपुर के अंदर मात्र 11 वैकेंसीज है। आरआरबी पटना की अगर हम बात करें तो 247 वैकेंसीज है। आरआरबी प्रयागराज की अगर हम बात करें, इलाहाबाद की हम बात करें तो 404 वैकेंसीज है। आरआरबी रांची की अगर हम बात करते हैं तो 167 वैकेंसीज है। आरआरबी सिकंदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो सिकंदराबाद में 590 वैकेंसी है, ठीक है, ये भी अच्छी है। आरआरबी सिलीगुड़ी, इसकी अगर हम बात करते हैं 28 वैकेंसी है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम, ये भी साउथ के अंदर ही आता है, ठीक है, इसकी जो टोटल वैकेंसी है, केरला की हम बात कर रहे हैं, ये टोटल वैकेंसी 121 है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो टोटल 7,951 वैकेंसी आरआरबी जेई वाले बच्चों के लिए निकाल दी गई है। तो ये पूरी हमने बात की आरआरबी जेई की वैकेंसी की, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन बच्चों को जॉब रिलैक्सेशन मिला है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, टोटल डिस्कस हमने इसमें कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर शेयर करना। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। एंड आरआरबी जेई डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट किसी जोन में अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने जोन वाइज अपना जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने नंबर ऑफ वैकेंसी जरूर देख लें, उसके बाद अपना अप्लाई करें। और सर्टिफिकेट अपने करेक्ट मेडिकल को देखते हुए, मेडिकल जो फिटनेस उसको भी देखते हुए आपको अप्लाई करना है, ताकि लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर दिक्कत ना हो। ओके, बाय।